Okay, yes, people, good morning to all of you. Today we will start a new and very interesting chapter, marginal costing. देखो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा एक चैप्टर है, अगर तुम डिसीजन लोगे, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन. Marginal costing will be used at the time of taking decision. It means marginal costing is a tool of decision making. मार्जिनल कॉस्टिंग के बिना तुम कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाओगे. तो डिसीजन मेकिंग आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर को अगर इजी बनाने चाहते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलो हम डिस्कशन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है. देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि कॉस्टिंग इज टू टाइप्स. कॉस्टिंग इज टू टाइप्स. नंबर वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड नंबर टू इज मार्जिनल कॉस्टिंग. चलो लिखो, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग. मेरे साथ साथ नोट बनाओ. बोलो, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग कितने प्रकार का? सर कॉस्टिंग दो प्रकार का. ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग. अब बोलेंगे सर हम जो पढ़े थे इंटर हुआ या ग्रुप वन हुआ या ग्रुप टू हुआ, जो भी हुआ, हम पढ़े थे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या ये सब टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में नहीं आएगा? नहीं बेटा, देखो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग तुमने पढ़ा था वो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक हिस्सा है. इसका मतलब जनरल कॉस्टिंग इज टू टाइप्स, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग. सॉरी, वो जो बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग मैंने अभी बोला था वो मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा नहीं, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का एक पार्ट है. तो ठीक है, इसका मतलब जो भी कॉस्टिंग होगा, जो भी कॉस्टिंग हो रहा है वो कॉस्टिंग दो प्रकार का होता है. एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक होता है ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग. अब बोलेंगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है? देखो क्या होता है हम तो डेफिनेटली समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है. तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ यूज होगा, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है. अच्छा, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को हम और एक नाम भी दे सकते हैं जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कुछ दूसरा नाम है क्या? हाँ, इसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग. ठीक है, चलो पहले समझो कि when we will apply or follow marginal costing, when we will apply or follow observation costing. Observation costing will be followed to know total cost of regular product. Observation costing will follow to determine, to ascertain the total cost of regular product. लिखो, to find out cost of regular product we will follow ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग. सर
मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ यूज होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होगा टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एन ऑफर। To find out the cost of an offer, we will use मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफर के लिए यूज होगा। ऑफर का मतलब जो रेगुलरली नहीं होगा, तो ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग या हिस्टोरिकल कॉस्टिंग रेगुलर प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। अब बोलेंगे सर रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो समझने के लिए कोशिश करो। मान लो ये हमारा फैक्ट्री का कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स। हमारा फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना? 10,000 यूनिट्स। तो ठीक है, हमारे पास जो जितना भी मशीन है हम 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन हमारा मार्केट डिमांड अभी 7,000 यूनिट्स का। ध्यान से समझो, इसको कॉपी मत करो। हमारा मार्केट डिमांड अभी 7,000 यूनिट्स है। इसका मतलब मैं बना सकता हूं 10,000 यूनिट्स, लेकिन मैं सेल कर सकता हूं 7,000 यूनिट्स। तो मुझे कितने यूनिट्स बनाना पड़ेगा सर? 7,000 यूनिट्स। इसका मतलब मेरा रेगुलर प्रोडक्शन कितना होगा सर? 7,000 यूनिट्स। इसका मतलब व्हेन आई वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ 7,000 यूनिट्स, देन आई विल यूज ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये जो 7,000 यूनिट्स ये मेरा रेगुलर प्रोडक्ट। मान लो अचानक एक कस्टमर आया, कि बोला कि मुझे इस साल के लिए 2,000 यूनिट्स चाहिए। बोलो, जो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो 2,000 यूनिट्स लेगा। इसका मतलब हर साल तो 2,000 यूनिट्स नहीं लेगा। इसका मतलब ये जो 2,000 यूनिट्स में अभी बनाऊंगा ये मेरे लिए एक ऑफर हो जाएगा। क्यों? देखो, आप बोलेंगे सर क्या हमारे पास कैपेसिटी है 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए? हाँ बेटा कैपेसिटी है, क्योंकि हमारा कैपेसिटी कितना? 10,000। मैं रेगुलरली कितना यूज कर रहा हूँ, सॉरी प्रोडक्शन कर रहा हूँ 7,000। अभी भी मेरे पास आइडियल कैपेसिटी कितना है? 3,000 का आइडियल कैपेसिटी है। तो इसका मतलब मैं 2,000 यूनिट्स बना सकता हूँ। तो ये जो 2,000 यूनिट्स होगा ये मेरे लिए एक ऑफर, मतलब मेरे पास एक ऑफर आया कि मैं 2,000 यूनिट्स अभी सेल कर सकता हूँ ये कस्टमर को। लेकिन ये हर साल सेल नहीं होगा, ये एक ही साल सेल होगा। इसका मतलब ये हमारे लिए एक ऑफर। व्हेन I will ascertain the cost of these 2,000 units, then I will follow the concept of marginal costing। इसका मतलब ये जो 2,000 यूनिट्स का कॉस्ट डिटर्मिनेशन होगा बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये 2,000 यूनिट्स के लिए अगर तुम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 2,000 यूनिट्स के लिए हम कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करेंगे? ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। लेकिन ये जो 7,000 यूनिट्स, आई एम सॉरी, ये जो 2,000 यूनिट्स इसके लिए हम कौन सा कॉस्टिंग यूज करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऑफर होता है। ये जो 7,000 यूनिट से हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम फॉलो करेंगे ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? देखो, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहाँ फॉलो होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ फॉलो होगा, मैंने डिस्कशन कर लिया। लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। लिखो,
Regular product means product for which there is a regular demand in domestic market. जिसके लिए एक रेगुलर डिमांड है इन डोमेस्टिक मार्केट, उसको हम बोलेंगे रेगुलर प्रोडक्ट। सर ऑफर का मतलब क्या होता है? लिखो, ऑफर मीन्स क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स in addition to the regular product from outside market। मेरा जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उससे बाहर मेरे पास एक ऑफर आया कुछ फिनिश गुड्स के लिए, तो वो मेरे लिए हो जाएगा क्या? ऑफर। तो ठीक है, अब समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। देखो, बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट तीन प्रकार का था, लेकिन एक था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ है ही नहीं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल पोर्शन अलग करेंगे, फिक्स कॉस्ट अलग करेंगे। इसका मतलब कॉस्ट बिहेवियर बेसिस पे दो प्रकार का, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलो मान लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10, फिक्स कॉस्ट 50,000। ध्यान से समझो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 10 रुपया, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितना? 50,000। हमारा रेगुलर क्वांटिटी मतलब रेगुलर प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स, ऑफर 200 यूनिट्स। अब समझो कि तुम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करोगे। ठीक है, देखो, कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट। देखो, जो रेगुलर प्रोडक्ट मतलब जिसको मैं रेगुलरली प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, उसके लिए फिक्स कॉस्ट भी आएगा। लेकिन जो मैं ऑफर में बनाता हूं, उसके ऊपर कोई भी फिक्स कॉस्ट का चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट को फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का बर्डन प्रोडक्ट को दिया जाएगा। इफ वी विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट, देन रेगुलर प्रोडक्ट कितना यूनिट्स बोलो? रेगुलर प्रोडक्ट कितना यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। ओके, तो 1000 यूनिट्स का कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? तो सिंस 1000 यूनिट्स इज आवर रेगुलर प्रोडक्ट, to compute the cost of regular product, we will follow absorption costing. In absorption costing, the burden of a fixed cost will be charged to product. In other words, in absorption costing, the cost of a product consists two things: variable cost and fixed cost.
ध्यान से समझो। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, बट as for marginal costing the cost of a product is only variable cost. The cost of product consists of only variable cost. बोलो cost of a regular product, वेरिएबल कॉस्ट देखो, अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपया आएगा, 1000 यूनिट्स बनाओगे तो 10,000 रुपीज आएगा। फिक्स कॉस्ट 50,000 तो टोटल कॉस्ट 60,000। ये जो कॉस्टिंग मैंने फॉलो किया इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में दो चीज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, फिक्स कॉस्ट भी आएगा। जो कॉस्ट शीट हमने बनाए थे, ठीक है, जो ओवरहेड चैप्टर हमने बनाए थे, मतलब वो ओवरहेड चैप्टर में जो सब किए थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट। इफ आई विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स देन आई विल फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग, बिकॉज ये जो 2000 यूनिट्स ये मेरे लिए एक ऑफर, तो कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने 2000 यूनिट्स बोल दिया, तो कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स ये मेरे लिए ऑफर, तो इसका कॉस्ट आएगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट 10 इंटू 200। आप बोलेंगे सर ये जो ऑफर के ऊपर क्यों फिक्स कॉस्ट का बर्डन, मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफर के लिए फिक्स कॉस्ट क्यों चार्ज नहीं होगा? देखो ये जो ऑफर आया ना ये 200 यूनिट से मेरे लिए एक एक्स्ट्रा, अगर ये 200 यूनिट्स नहीं भी मैं बनाऊंगा तो उतना का फिक्स कॉस्ट इनकर होगा, कितना? 50,000। ये 200 यूनिट्स में बनाऊंगा तो भी 200 यूनिट्स के लिए भी, मतलब 200 यूनिट्स के लिए ज्यादा फिक्स, मतलब एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट होगा इनकर होगा, दिस इज रिलेवेंट टू ओनली 1000 यूनिट्स, क्योंकि मैं रेगुलरली 1000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो ठीक है, तो ये जो 1000 यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट आएगा, मतलब ये जो 2000 यूनिट्स इसको मैं बनाऊं तो भी फिक्स कॉस्ट 50,000, इसको नहीं बनाऊं तो भी फिक्स कॉस्ट 50,000। आप बोलेंगे सर अगर ये 1000 यूनिट्स हम नहीं बनाएंगे तो हमारा फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आया? बोलो यस और नो? यस सर। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहता है कि कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड करो, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड करो, फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड करो। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में ओनली वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करो, तो ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग अगर तुम फॉलो करोगे रेगुलर प्रोडक्ट के लिए तो रेगुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट करेक्टली आएगा, मतलब सही आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर तुम फॉलो करोगे ऑफर के लिए तो तुम्हारा डिसीजन सही होगा। ऑफर के लिए अगर तुम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाएगा। रेगुलर प्रोडक्ट के लिए अगर तुम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत आएगा। तो इसीलिए रेगुलर प्रोडक्ट के लिए हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, ऑफर के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये कॉपी हुआ? कॉपी हो गया? नहीं तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो। चलो इसको कॉपी नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट will be
चार्ज टू प्रोडक्ट। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से फिक्स कॉस्ट का बर्डन प्रोडक्ट को दिया जाएगा। इन अदर वर्ड, कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इन अदर वर्ड, कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट as per absorption costing. Cost of a product will consist both variable cost and fixed cost, so that true cost and true profit can be ascertained. ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड करो, वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स कॉस्ट भी, तो ट्रू कॉस्ट निकलेगा और ट्रू प्रॉफिट भी निकलेगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग the burden of fixed cost will not charge to product. In other words, as per marginal costing, product cost will consist only variable cost. For appropriate decision taking, marginal costing will be followed for an offer. इफ अगर ऑफर के लिए तुम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबल या करेक्ट डिसीजन आएगा। तो ठीक है, चलो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का डिस्कशन। हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के लिए तुम्हारा मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ओवरहेड चैप्टर, फिर बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब चैप्टर था ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के लिए। इस चैप्टर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का डिस्कशन। लिखो, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो ये डेफिनेशन रीड करो, मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन खुद रीड करो। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द ascertainment of a marginal cost and of the effect on profit of change in volume or type of output by
differentiating between fixed cost and variable cost. Several other terms in use like direct costing, contributory costing, variable costing, comparative costing, differential costing, incremental costing are used more or less etc. अब बोलेंगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आया, चलो हम लिखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन को। लिखो cost should be analyzed into variable cost and fixed cost for meaningful decision. Costs will be analyzed into variable cost and fixed cost for meaningful decision making. This theory which recognizes the difference between variable cost and fixed cost is called as मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट को तुम दो तरीके से एनालाइज करोगे, दो प्रकार का, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों को अलग अलग दृष्टि में दिखेगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों सेम नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहता है कि चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो वो प्रोडक्ट को चार्ज होगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट को ओनली वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होगा, फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक्स of decision making डिसीजन मेकिंग का तरीका को, मतलब डिसीजन मेकिंग का तरीका को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हम फॉलो करके डिसीजन ही लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स ascertainment ऑफ टोटल कॉस्ट, हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, use of such information for analysis and decision making। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन कुछ एग्जाम में आया तो तुम यही डेफिनेशन लिखोगे
कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होता है डिसीजन मेकिंग का, which involves ascertainment of a total cost, classification of a cost into fixed and variable portion, फिर use of such information for analysis and decision making. Marginal costing is defined as the ascertainment of marginal cost on effects on profit of changes in volume or type of output. देखो, marginal costing is defined as ascertainment of a marginal cost. Underline the word marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो हम वेरिएबल कॉस्ट असर्टेनमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर, एंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन चेंजेस इन वॉल्यूम, अगर क्वांटिटी का चेंज होगा तो प्रॉफिट के ऊपर कितना चेंज आएगा, तो इसका एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। और एक बार इस डेफिनेशन को रीड करो। मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द ascertainment of a marginal cost and effects on profit of changes in volume or types of output, ठीक है। ओके, हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट पहचानो और फिक्स कॉस्ट पहचानो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर भी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेग्रीगेशन करते हैं, ये सारे टॉपिक हमने बेसिक क्लासिफिकेशन कॉस्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो लिखो, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली वेरी करेगा उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट variable cost is that cost which changes or vary, फटाफट लिखो, proportionately in relation to output quantity। जो आउटपुट क्वांटिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वेरी करेगा उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो ठीक है, लिखो, जनरली वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, generally variable cost includes the following। ये सबको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। क्या, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड। ये सब वेरिएबल कॉस्ट होगा। ऑल्दो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। इस बात को भी लिखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
रिमेन कांस्टेंट। बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट लगो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट व्हिच रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल ऑफ आउटपुट। देखो फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट which remain constant for a given period irrespective of level of output। चाहे आउटपुट कितना भी हो लेकिन फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। जनरली फिक्स कॉस्ट consist of the following: fixed overhead, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ज़्यादा अमाउंट सैलरी होता है तो सैलरी तो जनरली फिक्स रहता है ना फॉर ए गिवन पीरियड। हाँ पीरियड के बाद वो चेंज हो सकता है लेकिन फॉर ए गिवन पीरियड सैलरी उतना ही रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, देखो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या होता था, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होता था। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट के लिए जो फिक्स कॉस्ट आएगा। मतलब वो एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा फिक्स कॉस्ट भी आएगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट सीधा पीएल को जाएगा। तो लिखो फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। Underline the word period cost. Fixed costs are treated as period cost. Hence, fixed costs are treated as period cost and therefore charged to profit and loss account. Next लिखो semi variable cost. What is लिखो expenses which are fixed up to certain level, thereafter becomes variable is called as सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक कुछ लेवल के लिए फिक्स, उसके बाद वेरिएबल। ये होता है हमारा फिक्स कॉस्ट का लाइन, ये होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन।
देखो वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्ट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, लेकिन प्रोडक्ट जीरो हो फिर भी फिक्स कॉस्ट कुछ आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट का लाइन। ठीक है, मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो है फिर भी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। ये ग्राफ को कॉपी करो। ये होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। क्यों? कुछ आउटपुट के तक ये फिक्स, इट मीन्स इट इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन लेवल, thereafter becomes variable, thereafter becomes variable। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। पहले कुछ लेवल तक वो वेरिएबल, फिर उसके बाद फिक्स हो जाता है। तो ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे। मेथड ऑफ सेग्रीगेशन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने मेथड ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कशन किया था। एक होता था हाई लो मेथड या रेंज मेथड, और एक होता था क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो फिर से सेग्रीगेशन मेथड को डिस्कशन करने का दरकार नहीं, फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट लिखो, हाउ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, लेकिन वो जो कॉस्ट शीट था वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट था। वो जो कॉस्ट शीट था वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट था। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो लिखो, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कॉस्ट शीट भी कहते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, दो अमाउंट कलम, एक इनर कलम वर्किंग के लिए, दूसरा आउटर कलम। सेल्स, देखो ये प्रोडक्ट वाइज बनेगा। ये प्रोडक्ट वाइज बनेगा, ठीक है, मतलब जितना प्रोडक्ट उतना इनकम स्टेटमेंट। सेल्स माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, फिर वेरिएबल ओवरहेड आएगा। ठीक, कोई बात नहीं। सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन।
अच्छा, ये जो कॉस्ट शीट में दे रहा हूं, ये एक बार इसको मान लीजिए कि सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। हाँ, प्रोडक्ट वाइज तो बनेगा, लेकिन मान लो कि एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके बाद माइनस करो फिक्स कॉस्ट, तो जितना भी फिक्स कॉस्ट होगा उसको माइनस करो, तो ये जाएगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट ऑफ पीरियड, मतलब इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑफ पीरियड। कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। सोचो, मुझे कंपैरिजन करना है दो प्रोडक्ट के बीच में, कौन सा प्रोडक्ट बेटर, कौन सा प्रोडक्ट बेटर नहीं, तो क्या मैं प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा या कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करूंगा, कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करूंगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब while computing profit of the product we should not deduct fixed cost, we should not deduct fixed cost। फिर ऐसे समझो कि मान लो मुझे दो पीरियड का कंपैरिजन करना है कि इस साल में बेटर था ना पिछले साल में बेटर था, मतलब इस साल में बेटर हूं ना पिछले साल में मैं बेटर था, तो पिछला साल का प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट को मैं कंपेयर करूंगा। इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट या प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। ठीक है, एकदम डिटेल में हम नोट्स लिखेंगे, अगर नोट्स याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम पहले नोट्स को अच्छे से याद रखो, फिर जो भी मैं लिखाता हूं उसको लेके दिमाग में लेके एग्जाम को जाओ। ओके, ये हो गया हमारा सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन का कॉस्ट शीट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मल्टी प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, लिखो इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट। इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। अब बोलो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज तो बनेगा ना, तो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री और एक कॉलम आएगा टोटल। आप बोलेंगे सर टोटल क्यों, टोटल इसीलिए चाहिए कि मुझे पीरियड का प्रॉफिट भी निकालना है, प्रोडक्ट बेसिस चाहिए कि क्योंकि मुझे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, टोटल। बोलो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट टोटल बेसिस में, डायरेक्ट मेटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर कितना, इंडिविजुअली लिखोगे लेकिन मैं यहाँ पे टोटल लिख दूँ, तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। माइनस फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पीरियड को चार्ज होगा ना, इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट। ध्यान से देखो, ये जो कंट्रीब्यूशन, क्या ये
प्रोडक्ट वाइज बोलो यस और नो, यस सर। ये जो प्रॉफिट क्या ये प्रोडक्ट वाइज, नो ये टोटल वाइज। दैट्स व्हाई contribution will be computed on the basis of product, मतलब product wise the profit of the product means contribution of the product। पीरियड का प्रॉफिट कंप्यूटेशन होगा टोटल बेसिस में। बस यही था तुम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट। एक नोट डाल दो यहाँ पे, लिखो फिक्स कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कंट्रीब्यूशन since they are treated period cost and hence not relatable to any product, not relatable to any product। अगर ये ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग होता तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको हम अपॉर्शनमेंट करेंगे इस प्रोडक्ट के बीच में, याद है? यस सर। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या होगा ना, फिक्स कॉस्ट को हम अपॉर्शनमेंट करेंगे प्रोडक्ट के बीच में, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को पीरियड को चार्ज करेंगे, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लिखो इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बहुत खतरनाक पॉइंट होता है ये मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बच्चे लोग पास हो जाते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस पता नहीं होता है। तो लिखो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। लिखो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग इज ए प्रोसीजर of cost recognition where costs are classified on the basis of function। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में कॉस्ट फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सेट्रा, ऐसा फंक्शन के बेसिस में क्लासिफिकेशन था ना। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या होता है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, all cost of production both fixed and variable are included in product cost oblique inventory valuation। चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो या प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट हो, प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड होगा।
तो प्रोडक्ट का कॉस्ट के हिसाब से इन्वेंटरी या स्टॉक वैल्यूएशन होगा। चलो इनकम स्टेटमेंट कैसे आएगा, प्रोडक्ट ए बी टोटल सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल मतलब वेरिएबल पोर्शन डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे फिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये जो मैं लिख रहा हूं ये एग्जाम्पल मतलब हाइपोथेटिकल फैक्ट्री ओवरहेड भी फिक्स में आ सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी वेरिएबल में आ सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर क्या है, जो फिक्स कॉस्ट होगा वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट से माइनस होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता था, जो फिक्स कॉस्ट होता था वो प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन से माइनस नहीं होता था। ये डिफरेंस नोटिस करो। तो ये होगा नेट प्रॉफिट। ओके, बस मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बहुत डिस्कशन हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक्स को समझेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेशन होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन होगा, इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन होगा, शॉट डाउन पॉइंट कैलकुलेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे चीज डिस्कशन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। शायद ये जितना भी कैलकुलेशन होगा, जितना भी फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग का, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। थर्ड क्लास से हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर भी क्लास खत्म करने से पहले मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, हेडिंग दे देते हैं, लिखो टॉपिक्स टू बी स्टडी इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी जो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास हो रहा है ये सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग या ब्रेक इवन एनालिसिस, तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का पोर्शन हम शुरू करेंगे। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक्स अप्लाई होगा। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर शुरू करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में हम मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी टेक्निक होगा उसको अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? तो टॉपिक टू बी स्टडी
इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, इसको प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस भी कहते हैं। क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। इसको इंडिकेटर ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। बस इतना नाम है। The followings are indicator for decision making. Okay. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको प्यार से हम बोलेंगे पीवी रेशियो। क्या बोलेंगे? पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम बीईपी बोलेंगे। क्या? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन सेफ्टी, इंडिफरेंस पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बस लिस्ट हो गया। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक इंडिकेटर समझेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन सेफ्टी क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, शटडाउन पॉइंट क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ बेसिक प्रॉब्लम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे। फिर उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम खत्म करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।